तो देखो ये तो हम पढ़ चुके थे कि सब्जेक्ट हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। इंग्लिश एक्टिव वॉइस में भी हो सकती है और इंग्लिश पैसिव वॉइस में भी हो सकती है। ठीक है, फिर हम वर्ब पे चलते हैं, एक दो सेंटेंसेज और देख लेते हैं। यहाँ वर्ब पे आ जाइए। ठीक है, किस पर? सब्जेक्ट के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब को हमने 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, वर्गीकृत किया है। ठीक है, एक तो अपने होती है फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और तीसरी होती है अपने एक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY। ये भी कंपटीशन में पूछी जाती है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है। किसकी? एक्सिलरी की। AUXILIAR, एक्सिलरी वर्ब लिखे आप। जो ये फाइनाइट वर्ब होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जो भी है, इसी को हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट वर्ब। कौन सी वर्ब? एब्सोल्यूट वर्ब। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जिसको हम एंसिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। एंसिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जनरल इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें आना चाहिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, हम इन्हें कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिख लेंगे आप हेडिंग में। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लिख लिया सभी ने? वर्ब्स को हम कितने भागों में क्लासीफाई, आप नोट किया करो इंग्लिश वर्ड, इवेंचुअली हमें इंग्लिश सीखना है। तो क्लासीफाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? क्लासीफाई इनटू, वर्गीकृत करना। ठीक है, तो अ वर्ब हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 भागों में वर्ब को क्लासिफाइड किया गया है। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इस एक्सिलरी को हम एंसिलरी भी बोलते हैं, सिनोनिम्स में पूछा जाता रहता है। एंसिलरी का मतलब सहायक, ये NCILLARY, एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्राइमरी नहीं है, जो क्या है? गौण है, सेकेंडरी है। क्या सी है? सेकेंडरी। और एक्सिलरी की आप स्पेलिंग याद कर लोगे, AUXILIARY। तो सबसे पहले आप हेडिंग में लिख लेंगे फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट। लिखिए, फाइनाइट वर्ब कह लो, मेन वर्ब कह लीजिए, प्रिंसिपल वर्ब कह लीजिए। लिखेंगे आप, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं
जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती हैं। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती हैं, परंतु इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब्स का स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है, इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब्स का स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है अथवा एक्जुलरी वर्ब के बाद। एक्जुलरी वर्ब्स के बाद क्या लिखवाया मैंने आपको? फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती है, परंतु इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब्स का स्थान हमेशा कहाँ होता है? या तो सब्जेक्ट के बाद होता है अथवा एक्जुलरी वर्ब्स के बाद होता है। दो जगह इनको हम लिखते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में भी, स्पेशल नोट डाल लेंगे। लिखे आप, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस, काल, नंबर, वचन, प्रोनाउन, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस, नंबर, प्रोनाउन, सर्वनाम से अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस, नंबर, प्रोनाउन से क्या होती हैं? अफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं। अर्थात फाइनाइट वर्ब्स हमेशा फाइनाइट वर्ब्स हमेशा टेंस, नंबर, फाइनाइट वर्ब्स हमेशा टेंस, नंबर तथा प्रोनाउन के अनुसार टेंस, नंबर तथा प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो जाती हैं, बदल जाती है। किसके अनुसार चेंज हो जाती है? टेंस, नंबर, प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो जाती है। अब आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए, समझते हैं हम। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राकेश भारी कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस,
हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक किसान भारी कर्ज से विवश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, इस वर्ष राजस्थान में अनेक लोग या अनेक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन ने 10 दिन पहले आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी कंपनी कर्ज में डूब गई थी। ठीक है, समझिए, मैं आप ध्यान देंगे। मैंने आपको बार बार बताया, इंग्लिश भी एक भाषा है। ठीक है, लाइक हिंदी, इट्स आल्सो अ लैंग्वेज एंड लर्निंग इंग्लिश इज टोटली फैसिल। इट इज नॉट एन अपहिल टास्क, इट्स योर हेलुसिनेशन दैट यू आर टू इवेंचुअली डिस्पेल। तो मैंने कहा राकेश भारी कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई करना, कोई ले नहीं रहा, कर लेना, मतलब यहाँ पर मुख्य क्रिया है कर लेते हैं, और यहाँ पर मुख्य क्रिया है कर चुके हैं, और यहाँ पर मुख्य क्रिया है कर ली। ये दूसरा वाक्य। ठीक है, अगर हम इंग्लिश बनाएंगे और चीजें भले आप आगे पीछे लिख दो, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा साथ साथ चलते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी की तरह इंग्लिश नहीं चलती है। अब यहां पर मैंने लिख दिया राकेश। ठीक है, राकेश यहाँ सब्जेक्ट है, और मैंने आपसे क्या कहा, सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होता है। यानी सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज का मतलब क्या हुआ, या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो राकेश प्रॉपर नाउन है। अब राकेश प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तायती आ रहा है, पढ़ाया जाएगा टेंस में आपको। तो देखो, अपने कोलोकेशंस होते हैं, आप हिंदी के अनुसार इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते। किसके अनुसार? हिंदी के अनुसार। अब यहां करने की जो अंग्रेजी हो कमिट से बनेगी। किससे? कमिट मीन्स कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, कमिट थेफ्ट, चोरी करना, कमिट मिसचीफ, शरारत करना। तो राकेश कमिट्स, राकेश कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? सुसाइड। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। भारी कर्ज के कारण, बाय डेंट ऑफ के कारण, अभी मैंने वर्ड बताए थे आपको, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एट्रीब्यूटेड टू भी कह देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई राकेश कमिट सुसाइड बाय डेंट ऑफ। ठीक है, किसके कारण? हैवी, और डेट मीन्स क्या होता है? कर्ज, DEBT। मैंने क्या कहा कि हिंदी में जो मुख्य क्रिया होती है फाइनाइट वर्ब अंत में आती है, लेकिन अंग्रेजी में इसका स्थान कहां होता है? या तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब मैंने कहा दूसरा सेंटेंस कि हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक किसान भारी कर्ज से विवश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो करने वाले कौन है? अनेक किसान। मैं इसका दो तरह से यूज कर सकता हूं।
या तो मैं इसको MHM टर्म में पर दे सकता है एग्जामिनर, या इसको MH टर्म में दे सकता है। अभी क्लियर कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मैनी फार्मर्स, अनेक किसान। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया सब्जेक्ट का? MH, नाउन फ्रेज हो गया। अगर मैं इसको एक साथ लिख दूं मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा? MHM, प्रपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। कैसे भी लिख लो, एग्जामिनर इस तरीके से बता देता हूं मैं आपको। तो मैनी फार्मर्स, अनेक किसान। अब मैंने देखा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। वहां राकेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही, और ही सीट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? लेकिन यहाँ करता क्या है? बहुवचन। बहुवचन कोई भी हो, बॉयज होगा तब भी दे आएगा, कंट्रीज होगा तो भी दे आएगा, गर्ल्स होगा तो भी दे आएगा। तो भाई मैनी फार्मर्स आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? केवल कमिट। तो मैंने आपसे यही तो कहा था, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो टेंस नंबर, देखो यहाँ नंबर के अनुसार, यहाँ एक वचन था तो एस लग रहा है, बहुवचन है तो केवल मेन वर्ब की क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कमिट, सुसाइड कर लेते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। अब आप घबरा गए कि साहब विवश होकर के कैसे अंग्रेजी बनाएं। एक पास्ट पार्टिसिपल होती है, अटेस्टेड बाय, अटेस्टेड बाय, ऑफर्ड बाय, फोर्स्ड बाय, विवश होकर के, कंपेल्ड बाय, विवश होकर के, ड्राइवन बाय, प्रेरित होकर के। और मैंने तो एक नियम और सीख लिया कि बाय से पहले अगर पूछा जाए तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगी। अभी CGL मेंस में दे रखा था ऑफर बाय, नो, ऑफर्ड बाय। बहुत पहले एक टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में, अटेस्टेड बाय, नो, अटेस्ट बाय नहीं होता, अटेस्टेड बाय। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई किससे विवश होकर के? फोर्स्ड बाय, विवश होकर के। बनी बनाई इंग्लिश आएगी, आपको कुछ नहीं करना, समझना है। हैवी डेट, हैवी डेट, डेट मीन्स क्या होता है? कर्ज। लिखो आप एक बार ये 2 सेंटेंस तो। और देखो, वी आर वेडिंग थ्रू बेसिक क्लासेस, so it's one of your utmost duty that you should try to be regular, and if you join intermittently then there is no avail of joining me. So I am repeatedly touching upon the same point that you are to be regular, you are not to join me intermittently. और 3-4 दिन में आप भाषा को नहीं सीख सकते, आप रेगुलर रहें। लैंग्वेज सीखने के लिए वोकेबलरी का होना जरूरी है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टेंस, बेसिक नॉलेज, ये सब जाएंगी जब ही तो लैंग्वेज आएगी। आप में ऐसा क्या है कि आप 4 दिन में ही जज कर लोगे कि हाँ भाई अंग्रेजी अच्छी पढ़ाई जा रही है, गलत पढ़ाई जा रही है? ठीक है, तो यू कांट असेस। बस बेसिक में रेगुलरिटी का ध्यान रखें आप, कोशिश करें कि क्लास अपन मिस नहीं करें। तो ये हो गया, राकेश कमिट सुसाइड बाइडेंट ऑफ हैवी डेट, भारी कर्ज के कारण राकेश आत्महत्या कर लेता है। मैनी फार्मर्स कमिट सुसाइड इन अवर कंट्री फोर्स्ड बाय हैवी डेट, भारी कर्ज से विवश होकर के अनेक किसान हमारे देश में आत्महत्या कर लेते हैं। कंपेल्ड बाय, विवश होकर के, फोर्स्ड बाय, मजबूर होकर के। लिख लिया ऊपर वाला सेंटेंस? बोला करो आप।
मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। देखो ये तो नाउन फ्रेज हो गया एम एच। मैंने कहा ना कि हेड वर्ड यानी नाउन से पहले जो कुछ पहले वर्ड दिए हुए थे जनरली एडजेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, मॉडिफायर का काम करते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था हमारे, तो मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में अनेक किसान। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया, कंट्री की थोड़ी कर रहा हूं। हाँ, तो एम एच एम पैटर्न हो गया, ये एम और ये एच और ये प्रपोजिशन फ्रेज है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर। तो वर्ब हमेशा हेड वर्ड के अनुसार आती है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, फार्मर्स के अनुसार। तो मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं। एवरी ईयर और नहीं लिखा मैंने, चलो गलती से, कमिट सुसाइड एवरी ईयर, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष की भी तो लिखेंगे ना अपन, एवरी ईयर, प्रतिवर्ष। फोर्स्ड बाय, विवश होकर के, मजबूर होकर के, कंपेल्ड बाय, फोर्स्ड बाय, हैवी डेट, हैवी डेट, इंग्लिश बन गई। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वहां भी जोड़ लेना, मैनी फार्मर्स कमिट सुसाइड एवरी ईयर, या इन अवर कंट्री एवरी ईयर फोर्स्ड बाय, यहां जोड़ लो एवरी ईयर। अब मैंने कहा इस वर्ष राजस्थान में अनेक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। क्या कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम इंग्लिश। तो आपने देखा होगा यहाँ कमिट आ रहा था, वहां क्या आ रहा था, कमिट्स आ रहा था। जो मुख्य क्रिया है, एक तो टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी, दूसरा मुख्य क्रिया का स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आने लग जाएगी। भाई काम पूरा हो चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ, हैज हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं अब हम, इस वर्ष राजस्थान में अनेक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। आत्महत्या करने वाले कौन, अनेक किसान, मैनी फार्मर्स। ठीक है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, आगे पढ़ेंगे हम। अब मैनी फार्मर्स लिखेंगे तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या करेंगे, हैव करने की। अब हैव के बाद क्या आएगी, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म कमिटेड। क्या वर्ड आएगा, कमिटेड। वो आत्महत्या की इंग्लिश क्या होती है, सुसाइड। ठीक है, बस बन गई इंग्लिश। कहाँ की है, इन राजस्थान। इसको आप पहले भी लिख सकते थे, मैनी फार्मर्स इन दिस ईयर, इस साल। तो देख लो यहाँ क्या आ रहा है, कमिटेड आ रहा है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि मुख्य क्रिया का जो स्थान होता है फाइनाइट वर्ब्स का, या तो सब्जेक्ट के बाद होता है, अब या हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं ना हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। लिख ले आप, लिख लिया सभी ने। मैनी फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन राजस्थान दिस ईयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप,
सोहन ने 10 दिन पहले आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी कंपनी कर्ज में डूब गई थी। देखो, आत्महत्या करने वाला कौन? सोहन। तो मैंने कहा कि भाई सोहन कमिटेड, ठीक है, सुसाइड। सोहन ने आत्महत्या कर ली कितने दिन पहले? 10 डेज अगो। क्या है ये 10 डेज अगो? ये भी सिखाऊंगा। एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब हो गया। और अगो आएगा तो हम किस टेंस का यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, अब बिकॉज लिख दिया तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। एडवर्ब ऑफ रीजन में आता है बिकॉज। हिज, उसकी, कंपनी, हेड। अभी हम हिंदी नहीं पढ़ रहे। कर्ज में डूबने के लिए मैं वर्ड बताऊंगा, इनकार्डेट। इनकार्ड, यूं मत कहना कि हमने मैं के लिए तो लिखा ही नहीं, यहां मैं के लिए कुछ नहीं आएगा। इनकार्ड डेट, DEBT बन गई इंग्लिश, लिख लें आप, क्योंकि उसकी कंपनी कर्ज में डूब गई थी। अब काफी लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, तो भाई जब वोकेबलरी नहीं होगी तो कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन वन ग्रेस्प एनी टारगेट लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, विदाउट द एनहांसमेंट ऑफ वोकेबलरी? So first of all you are to focus on your vocabulary expansion. समझे या नहीं समझे? अब ध्यान देंगे आप। लिख लिया सभी ने? देखो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेंस के अनुसार बदल जाती है। कमिट भी हो सकता है, कमिट्स भी हो सकता है। क्या? ये कमिटिंग भी हो सकता है। वो नियम पढ़ाऊंगा। एक वोवेल लेटर आता है, एक कॉन्सोनेंट लेटर आता है, तो अंतिम लेटर को डबल करके क्या लगा देते हैं? ING लगा देते हैं। देखिए, इसका यूज हम कहाँ किस किस सेंस में करते हैं? अगर कोई चोरी करता है, कमिट थेफ्ट, ठीक है। कोई व्यक्ति पाप करता है तो भी आपको कमिट शब्द का यूज करना है। कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो भी हम कमिट का। कोई व्यक्ति क्राइम करता है, अपराध, क्या, तो भी हम किसका? कमिट का यूज करेंगे। यदि कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी मूर्खता करता है, अफोली, तो भी क्या आएगा? कमिट। एक हाई डिग्री का, देखिए, एक उच्च दर्जे का अपराध होता है, मतलब जिसमें दुष्टता पूरी तरह से भरी हुई, विग्ड स्तर का जो अपराध होता है, विग्ड क्राइम, जिसमें दुष्टता की सारी हदें पार कर ले, उसको हीनस क्या बोलते हैं? अगर कोई हीनस क्राइम करे, जघन्य अपराध, तो भी क्या आता है? कमिट शब्द आता है। कोई यदि, देखो, मर्डर खुद भी बराबर, अगर एग्जामिनर ने नाउन के रूप में मर्डर का यूज कर दिया, हत्या किसके रूप में? नाउन के रूप में, तो करने की अंग्रेजी भी फिर किससे बनेगी? कमिट से, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, मिस्टेक, तो भी क्या आएगा? कमिट आएगा। यदि कोई मिसचीफ करता है, शरारत, तो भी कौन सा वर्ड आएगा? कमिट आएगा। और कुछ के लिए दो कोलोकेशंस भी होते हैं, जैसे गलती करना, तो मे का मिस्टेक भी लिख देंगे आप, मे का मिस्टेक भी लिख देंगे, और आप कमिट अ मिस्टेक भी लिख देंगे।
ऐसे ही कोई आप शरारत कर रहे हो तो आप दोनों वर्ड लिख देंगे, कौन कौन से, मेक मिस्चीफ और दूसरा वर्ड क्या है, कमिट मिस्चीफ। शरारत करना, ठीक है। ऐसे ही मेक अ फॉली, मूर्खता करना, मेक अ फॉली और कमिट अ फॉली, ये आप एक बार लिख लें क्योंकि हमें वोकेबलरी को बढ़ाना है। हीनस, HEINOUS, जघन्य अपराध, घिनौना अपराध, मैकेब्र। लिख ले। लिख लिया यहां तक? सभी ने? ऐसे ही क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर कोई कर्ज में डूबता है तो उसके लिए रन इनटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है रन इनटू डेट, कर्ज में डूबना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है रन इनटू डेट। चार पांच सेंस में यूज होता है, वैसे इसका मैं क्लियर करवा दूंगा, एक सेंस इसमें भी आता है। इस फ्रेजल वर्ब का हम 3-4 जगह यूज करते हैं, 3-4 सेंसेज में। तो रन इनटू डेट, कर्ज में डूबना, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकर, INCUR। अब कल को फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, डेट से पहले फिल पूछ लिया आपसे, CGL में आया हुआ है। अब आपको डूबने की अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो कैसे भर दोगे आप, तो तुक्का मारोगे, इनकर्ड होता है, ठीक है। तो आप तभी तो फायदा उठाओगे जब आप इंग्लिश में सीखोगे, ठीक है ना। तो इनकर की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, इनकर्ड, इनकर्ड। एरर में आता है बहुत, यदि नाव या जहाज डूबता है, क्या, नाव या जहाज डूबता है तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंक, सिंक, सैंक, संक। ये किस सेंस में आता है, जब कौन डूबता है। एरर में काफी बार पूछा गया है, बोट और शिप के लिए,
बोट और शिप के लिए सिंक आएगा। कोई आदमी, जानवर वगैरह सामान्य वे में कोई डूब जाए तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्राउन। क्या? ड्राउन। ईडी ईडी। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी नेवर कंपेयर योर फर्स्ट लैंग्वेज टू दैट ऑफ द सेकंड वन। आप दोनों भाषा, अब हिंदी में तो आप पढ़ो, नाव पानी में डूब गई है तब भी डूबना आ गया, मैं कर्ज में डूब गया हूं तो भी डूबना ही आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी में आप ऐसे लिख दोगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए टोटली दोनों विपरीत भाषाएं, वेरिड लैंग्वेजेज है। तभी तो आप देख रहे होंगे कि हर वर्ड के लिए अंग्रेजी वर्ड सीखना पड़ता है। चाय के लिए टी बोलना पड़ता है, पिताजी के लिए फादर, माता जी के लिए मदर। तो अगर किसी के पास शब्द हो तो मुझे नहीं लगता कि उसको इंग्लिश नहीं आएगी। पूरा खेल वोकेबलरी का होता है। और हम क्या करते हैं कि राजस्थान में जनरली, मैं भी पढ़ाऊंगा ग्रामर, मैं कौन सा नहीं पढ़ा रहा आपको, सारी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रामर से ज़्यादा वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ग्रामर तो कोई भी सीख लेगा, ग्रामर में तो पैटर्न होते हैं, फिक्स्ड पैटर्न। अब वो शब्द आ गया तो पता है सेकंड फॉर्म आएगी, कितने वाक्य आ जाए, कितने भी सेंटेंस। तो नाव या जहाज डूब जाए तो हम सिंक वर्ब का यूज करते हैं। नोट कर लिया सभी ने? जल्दी बोलो, आज करिए आप। एक मुहावरा और होता है, गो बैली अप। क्या होता है? गो बैली अप। अब हम हिंदी के मुहावरे तो पढ़ते हैं, 9 2 11 होना, भाग जाना, आंखों का तारा होना, क्योंकि अखबार में यही पढ़ मिलेगा। अब अंग्रेजी के भी होते हैं, माई बिजनेस हैज गॉन बैली अप। ठीक है। चंपा वॉज एडमिटेड, ठीक है, भर्ती थी, जो भी है हॉस्पिटल में। अब यह ध्यान देंगे अब आप। इवेंचुअली सी वेंट अप, आखिर में उसने सी वेंट वैली अप, यानी वह सिधार गई, यानी मृत्यु हो गई। तो समझेंगे आप। एक हम ये फ्रेज भी ले सकते हैं, किसके रूप में? गो बैली अप। गो बैली अप। एक तो इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति गुजर गया, मृत्यु हो गई, पास अवे, यानी डाई, यानी गो टू फॉर फादर्स। अब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के पास गया, किसके पास? फॉर फादर्स के पास। तो इसका मतलब क्या है? उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब एक तो आप सीधा सीधा बोले मर गो, और एक आप कहे सी इज नो मोर, वह नहीं रही। सी वेंट वैली अप, उसने देह त्याग दी, मृत्यु हो गई। सी पास्ड अवे। सी वेंट टू हर फॉर फादर्स, वह अपने पूर्वजों के पास चली गई। तो मतलब सीधा सा हुआ, मृत्यु हो गई। और एक ईडियम भी होता है, बहुत पूछा जाता है, आपके एसएससी में पता नहीं कितनी बार आ लिया है, गिव अप घोस्ट्स। गिव अप घोस्ट्स, भूत त्याग देना, अर्थात मृत्यु हो जाना, ईडियम होता है। तो एक तो गो बैली अप का मतलब क्या होता है? बोलते नहीं हो आप, मृत्यु हो जाना, गुजर जाना। एक क्या होता है? एक शब्द होता है कि आप दिवालिया हो गए, गो बैंकरप्ट। गो बैली अप का मतलब है कि आप कर्ज में डूब गए। अब कर्ज में डूब गए तो क्या हो गया? गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, ठीक है। बिकम इंसॉल्वेंट, बिकम इंसॉल्वेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकार्डेट, कर्ज में डूबना। बैंकरप्ट होता है दिवालिया, बिकम इंसॉल्वेंट। गो बैली अप, पास अवे, डाई, गो टू फॉर फादर्स, गिव अप घोस्ट्स।
लिख लिया सभी ने? ठीक है, एक वर्ड होता है, वन वर्ड में भी लिखवाता हूं मैं कि भाई वन हु कैन, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, वोकेबलरी में कोई भी नया वर्ड मिले उसको नोट किया करो आप, ठीक है ना। बेसिक तो हम पढ़ ही रहे हैं टेंस में, लेकिन जो वर्ड आपको कोई वर्ड आ गया, अति आवश्यक, मैंडेटरी, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड, और बोलिए, अर्जेंट, इंपेरेटिव, रेक्विजिट, इंडिस्पेंसेबल, हाँ, तो वन हु कैन पे ऑफ वंस डेट, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज को का भुगतान कर सकता हो, जो कर्ज का भुगतान करने में सफल होता है, वो तो क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से, बॉक्स बना लिया करो, ये तो लास्ट तक पढ़ना है आपको, मैं चाहे भले कुछ भी पढ़ा रहा हूं। सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, जो कर्ज का भुगतान कर सकता। अब मैं ये कह दूं आपसे कि एक व्यक्ति जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता हो, वन हूं कैन नॉट पे ऑफ वंस डेट, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता हो, क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी से, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। लिख लिया आपने? तो अब आपके समझ आ गया, बिकॉज हिज कंपनी हैड रन इनटू डेट, रन इनटू भी आ सकता था, इनकर्ड भी आ गया। कर्ज में डूबने के लिए हम क्या करेंगे, इनकर्ड शब्द का यूज करेंगे। जो मैंने आपको वर्ड लिखवाए, चोरी करना, हत्या करना, ठीक है, आत्महत्या करना, सबके लिए कौन सा आएगा, कमिट वर्ड का यूज होगा। अब अगर हम सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो इस व्यक्ति का दिवालिया निकल जाता है तो गरीब ही हो गया एक तरह से। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसके लिए ध्यान दें, सिनोनिम्स की बात करें तो गरीब के लिए क्या होता है, पुअर। बचपन में वैसे यही वर्ड पढ़ा हमने, और कोई वर्ड ही नहीं लिया। गरीब के लिए हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। मैंने कहा मच डेस्टिट्यूशन इन अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के देशों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। डेस्टिट्यूट से डेस्टिट्यूशन, तो पुअर मीन्स भी गरीब होता है और डेस्टिट्यूट मीन्स भी क्या होता है, गरीब होता है। और गरीब को ही हम क्या बोलते हैं, पेनूरियस, पेनूरियस, गरीब। समझिए अभी आप, पेनूरियस का मतलब भी क्या होता है, और इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है, गरीब। एक मुहावरा होता है ईडियम टाइप में, डाउन एंड आउट बहुत पूछा जाता है, जो व्यक्ति नीचे भी है और बाहर भी है, यानी गरीब। और जो व्यक्ति गरीब है तो निश्चित है उसका दिवालिया निकल गया, तो मैं उसको बैंकरप्ट भी कह सकता हूं, मैं इंसॉल्वेंट भी कह सकता हूं। तो गरीब के लिए हमने क्या लिख दिया, पुअर, डेस्टिट्यूट, पेनूरियस, इंडिजेंट, डाउन एंड आउट, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, ये सब गरीब के लिए। अब ऐसे देखो, इससे मिलता जुलता वर्ड ये भी होता है, पॉपर। क्या, PAUPER, ये कंगाल में आता है, पॉपर मीन्स कंगाल, ठीक है। और इससे मिलता जुलता वर्ड मेंडिकेंट भी है। मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, भिखारी। अब इन पे सिनोनिम्स आ जाते हैं, आप घबरा जाते हो, अरे साहब क्या पूछ लिया।
पॉपर का मतलब कंगाल है, तो एक तरह से गरीबी टाइप मान लो, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, जिस कंगाल है वो मनी लेस हो गया। कॉइन मीन्स होता है सिक्का, तो कॉइन लेस हो गया। पेनी मीन्स क्या होता है, सिक्का, तो पेनी लेस हो गया। कैश मीन्स वही नकदी होता है, कैश लेस हो गया, जिसके पास धन नहीं है। ठीक है, ये भी जनरली ले लेते हैं कभी कभी यूज हम। ठीक है, मनी लेस, कॉइन लेस, पेनी लेस, कैश लेस। और मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, भिखारी, बेगर। तो गरीब क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा वर्ड है, गरीब महिला, गरीब देश, गरीब लोग। अब हमने क्या किया, लिख लिया कि सभी ने? तो साथ साथ वोकेबलरी पे भी आप इम्प्रूव करेंगे। अगर आप वास्तव में एग्जाम को क्रैक डाउन करना चाहते हो, और इफ यू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द सेक ऑफ फैशन लाइक अदर एलुमनाई, देन देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। अगर रियल सेंस में एग्जाम को क्रैक डाउन करना है तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और फैशन के रूप में ज्वाइन करना है जैसे अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, दो तरह से पढ़ना होता है। अभी सर्वे की रिपोर्ट वगैरह, ये जो मैं कह रहा था आपको कल, एक आप उसमें देख लेना, ब्लैक एंड वाइट में सुधीर ने विश्लेषण किया है कि आज की जो पीढ़ी है वो टोटली मोबाइल की तरफ जा रही है, और पेरेंट्स से ये कह रही है कि हम ऑनलाइन, बल्कि ऑनलाइन क्लास नहीं देखते हैं, उसमें सारा डेटा दिया है और बिल्कुल सटीक वो दिया है एनालिसिस। तो एक्चुअल में ये चीज़ें, और एक एनालिसिस स्टडी ये भी कह रही है कि 16 साल तक ट्यूशन ही नहीं होना चाहिए बच्चे का, उसके मानसिक विकास पे आप ब्रेक लगा रहे हो। स्कूल की शिक्षा ले रहा है वो काफ़ी है, आपने उसको बांध दिया बैग वगैरह से टाई अप। और कौन सा ट्यूशन, बच्चे कितने गार्जियन से जो 4th स्टैंडर्ड से अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई परफॉर्मेंस आप चेक कर लो उनकी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कितनी जगह ट्यूशन से जा रहे हैं, फिर भी आप उनकी इंग्लिश देख लीजिए। तो ये सब बातें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें फैशन का रूप ले चुकी है। जो बच्चे समझदार होते हैं, वेल डिसाइफरेबल होते हैं, अपने प्रोस एंड कॉन्स को जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, वेयर वी स्टैंड, वो इम्प्रूव कर लेते हैं। अदरवाइज कोचिंग मत, मैं तो फैशन मानता हूँ कि अब दूसरा बच्चा देख रहा है यार इस कोचिंग में इतने बच्चे जा रहे हैं, तो वो भी चलती है, भेड़ चाल तो चलती है इंडिया में, कॉमन बात है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, गरीब से मैंने गरीबी शब्द बना दिया, गरीब से गरीबी, तो पुअर से पॉवर्टी, क्या बना दिया, पॉवर्टी। और डेस्टिट्यूट से हमने क्या बना दिया, डेस्टिट्यूशन। क्योंकि मैं पैसेज भी पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा, मच डेस्टिट्यूशन, देयर इज मच डेस्टिट्यूशन इन अफ्रीकन कंट्रीज। तो पहली लाइन ही समझ नहीं आएगी आपके कि अफ्रीका के देशों में बहुत ज़्यादा, हम आप ये सोचोगे यार ये है क्या, डेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, गरीबी। और पेनुरी, पेनुरी मीन्स भी क्या होता है, गरीबी। और इंडिजेंट से क्या बन गया, इंडिजेंस, इंडिजेंस। और जब गरीबी है तो आप बैंकरप्सी हो गया, आपका दिवालियापन हो गया, बैंकरप्सी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी, तो ये नोट कर लेंगे आप जल्दी से, इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन।
यहाँ ध्यान देंगे। अब क्या होता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप वैसे ही घबराते हैं। एसएससी पेनुरी सिनोनिम। वो कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस पेपर। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि विशेषकर जब हम एसएससी एनडीए सीडीएस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं टीचर से रिलेटेड, जीके में और इंग्लिश में टाइम वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी, क्योंकि इनको कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इसने क्या किया, पेनुरी पे सिनोनिम्स पूछ लिया। अब बताओ, एक सेकंड में अगर मेरे याद है तो मैं एक सेकंड में उत्तर दूंगा या नहीं दूंगा? बोलो। तो झट से पॉवर्टी हो गया, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये लो, सही हो गया। और देखिए, डेस्टिट्यूशन, क्यों टाइम बर्बाद करूंगा मैं? ठीक है, डेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? आज आप खुद देख लीजिए कि आज हमारे पास कितनी चीजें एक्सेसिबल है, हम यही चेक कर ले प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास चलती फिरती बुक है, सबसे बेस्ट कलेक्शन है मोबाइल के अंदर, लेकिन हम उसका क्या नहीं कर रहे? सही, बेस्ट यूज तो कर रहे, लेकिन आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओनली ट्राइवियल मैटर्स। ठीक है, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली कैसे फ्लिपेंट हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। हाँ, डेस्टिट्यूशन गरीबी हो गया, पेनुरियस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वर्ड याद होंगे तो। कल भी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बता रहा था कि भाई 2 बॉडीगार्ड्स ने राजा की हत्या कर दी व्हाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज। तो देखो एसएससी में आया हुआ है, मैं बता भी देता हूँ। 2 बॉडीगार्ड्स एसएससी सीजीएल फिल इन द ब्लैंक्स। और ये एसएससी कुछ नहीं होता है, सीजीएल हो 10+2 हो एमटीएस हो, सब का एक ही लेवल होता है। एसएससी सीजीएल फिल इन द ब्लैंक्स 2 बॉडीगार्ड्स, 2 बॉडीगार्ड्स द किंग while he was addressing एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 12 जनवरी 2007 इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 22। द किंग वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट, राजा की हत्या कर दी गई। अब सब्जेक्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है, सब्जेक्ट्स प्रजा, आम पब्लिक। स्वीट में एस लगाने पर मिठाइया हो जाता है, गुड़ में एस लगाने पर सामान हो जाता है। तो द किंग वॉज, अब एक भाई तो दे रहा है एक्सिक्यूटेड, एक दे रहा है मर्डर्ड, असैसिनेटेड, राजा की हत्या कर दी गई। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर है, जरूरत नहीं वैसे चेक करने की। ये लो, अब आप फिल कहां से कर पाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश को यू डोंट नो हाउ टू रेलिश अ लैंग्वेज। आपको तो कोई आर्टिकल और प्रपोजिशन पढ़ाते बचपन से, यही तो कर रहे हो आप। ये इंडिया का यूज सीख के अंग्रेजी को आपने खत्म कर रखा है टोटली। भाई शब्द नहीं होंगे तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को आप? वो क्या 20 क्वेश्चन से सिलेक्शन होते हैं क्या? आपने स्टेनो के पेपर में 20 क्वेश्चन सही कर दिए, पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच, तो थोड़ी देर की खुशी है वो आपकी।
एक बार। तो इसलिए पढ़ा करो आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, तो हमें वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है काफ़ी। और